न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। रोहित पवार बोले, मराठी गैर मराठी की बहस छेड़ी जा रही है। शिवसेना यूपीटी भाजपा ने असली सोच दिखाई। बिहार युवा राज्य है लेकिन अवसरों की कमी, बोले चिराग पासवान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रोहित पवार का आरोप, बना रही मराठी बनाम गैर मराठी की बहस। मुंबई में एनसीपी विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र की भाषा नीति और सांस्कृतिक पहचान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब राज्य में सख्त हिंदी नीति लागू की गई थी तब ये केवल पहली से चौथी कक्षा तक के छात्रों तक सीमित थी, लेकिन फिर भी इसका जोरदार विरोध हुआ था। माता पिता राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी इसके खिलाफ थे। अगर आप देखो ये विषय चर्चे में क्यों आया कि जब हिंदी सक्ति का कायदा जब महाराष्ट्र में लाया गया था, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड तक का विषय था। अभी बच्चों के जो पेरेंट्स थे उसका विरोध कर रहे थे, राज ठाकरे जी विरोध कर रहे थे, हम विरोध कर रहे थे, उद्धव ठाकरे जी विरोध कर रहे थे। अरे जब प्रेशर बढ़ते गया तब सरकार को हार माननी पड़ी और उनको जीआर, हिंदी सक्ति का जीआर पीछे लेना पड़ा। लेकिन बाद में अगर आप देखो, भाजपा के माध्यम से और भाजपा के नेता के और संगठन के माध्यम से एक ऐसा वातावरण किया गया कि मराठी वर्सेस नॉन मराठी, मतलब मराठी विरुद्ध जो नॉन मराठी है, बाहर से लोग जो आए हैं। क्योंकि पहले से हम कह रहे कि मराठी कौन है, जो महाराष्ट्र में जन्मा है, जिनको मराठी आती है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे रहते हुए जो व्यक्ति मराठी का मान सम्मान रखता है, मराठी कल्चर का मान सम्मान रखता है, वो हमारे लिए मराठी। लेकिन बीजेपी ने ये पूरा डिस्कशन मराठी वर्सेस नॉन मराठी किया, क्योंकि बहुत 3-4 दिन पहले अगर आप देखो कि परप्रांतियों का एक आंदोलन हुआ था, जिसके लिए इस सरकार ने इमीडिएटली जल्दी से जल्दी वहां पे परमिशन दी थी। लेकिन आज के जो आंदोलन था, जो मनसे का था, मराठी विषय पे था, तो वहां पे उन्होंने परमिशन दी गई नहीं थी। तो वहां पे बीजेपी चाहती है वाद आगे जाके बढ़े, जिसमें मराठी वर्सेस नॉन मराठी हो। बीजेपी का जो बिहार का संगठन है वहां पे उनके इलेक्शन के लिए फायदा हो। महाराष्ट्र में जो अभी इलेक्शन आने वाला है वहां पे भी मराठी नॉन मराठी का फायदा। सो बीजेपी जानबूझ के ये आग बढ़ा रही है राजनीति करने के लिए। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए शिवसेना और मनसे इस तरह के टॉपिक को बाहर निकाल रही है। उल्टा मेरा कहना है कि बीजेपी जानबूझ के ये विषय को गर्म कर रही है, उसमें आग डालती जा रही है। क्योंकि देखो, ये आज का जो परमिशन है, अगर होम मिनिस्टर मतलब अपने जो देवेंद्र फडणवीस जी है, उन्होंने इमीडिएटली दिया होता तो वहां पे चर्चा नहीं होती, वाद निर्माण नहीं होता। अभी आगे जाके फिर क्या होगा कि मराठी वर्सेस नॉन मराठी इतना अग्रेसिवली हो जाएगा, क्योंकि नॉन मराठी को आप परमिशन देते हो महाराष्ट्र का सरकार होते हुए और मराठी को नहीं देते, तो ये सरकार जानबूझ के बीजेपी के नेता चाहते ये आग बढ़ती जाए। जब भी बीजेपी एक आध चीज बोलते उसका उल्टा जो विषय होता है वो वहां पे बीजेपी प्रयास करती रहती है। इसलिए ये सिर्फ बिहार इलेक्शन और मुंबई इलेक्शन की एक राजनीति है, लेकिन ये राजनीति विकास के मुद्दे पे नहीं है। यहाँ पे जो मुद्दा लाया जा रहा है वो डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिश की राजनीति थी, वो अभी बीजेपी यहाँ पे लोकसभा में हिंदू मुस्लिम किया, विधानसभा में ओबीसी मराठा किया, और अभी बिहार इलेक्शन और मुंबई के इलेक्शन के लिए मराठी नॉन मराठी का मुद्दा बीजेपी जानबूझ के आगे लाते जा रही है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें क्या हो रहा है कि एकनाथ शिंदे जी इस बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे, न वो भूमिका ले रहे। क्योंकि बहुत पहले से अगर आप देखो तो बाला साहेब ठाकरे जी ने जो पार्टी चालू की थी शिवसेना, वो मराठी अस्मिता, मराठी लैंग्वेज, मराठी लोगों के लिए चालू की थी, और उसके अंडर ही एकनाथ जी वहां पे कार्यकर्ता होते हुए काम किए थे। लेकिन आज बीजेपी के साथ काम करते हुए वो शायद मराठी लोगों को वहां पे भूल गए, इसलिए यहाँ पे कोई भी भूमिका एकनाथ शिंदे जी के तरफ से वहां पे ली नहीं जा रही है। तब भी जब उनके नेता लोगों में जा रहे हैं तो लोग भी उनको वहां पे नेगेटिवली ले रहे हैं। तो वहां पे कहाँ पे तो बीजेपी की और एक रणनीति है कि जो एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी, उसकी ताकत धीरे धीरे कम होनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हिंदी और मराठी का, दोनों जो डीसीएम है महाराष्ट्र की, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है,
कुछ इसके अंदर एक्शन नहीं हो पा रहा है? उनको मालूम है, एक तो वो बड़े नेता है, एकनाथ शिंदे साहब बड़े नेता, अजित दादा बड़े नेता है, उनको मालूम है देवेंद्र फडणवीस साहब और बीजेपी जानबूझ के ये रणनीति सिर्फ बिहार इलेक्शन के लिए ला रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है, अभी वो बीजेपी के साथ सत्ता में है, सत्ता बीजेपी के कारण उनको मिली है। अगर बीजेपी के खिलाफ कुछ वो बोलेंगे, दिल्ली वाले लोग अगर नाराज हो जाएंगे तो वो सत्ता के बाहर जा सकते हैं। अभी इन दोनों को सत्ता बहुत प्रिय है, तो अभी दिख रहा है कि मराठी लोगों से ज्यादा, महाराष्ट्र धर्म से ज्यादा सत्ता इन दोनों को प्रिय है, इसलिए ये दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे, ऐसे दिख रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। निशिकांत दुबे को पार्टी से निकाले भाजपा, बोले आनंद दुबे। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता आनंद दुबे ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर सीधा निशाना बोला है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र और मराठी भाषा को लेकर किसी भी मराठी व्यक्ति के मन में कभी भी कोई संदेह नहीं रहा। अगर किसी को संदेह है तो वे खुद भाजपा है। आनंद दुबे ने आरोप लगाया कि निशिकांत दुबे के जरिए भाजपा ने अपने असली विचार जाहिर किए हैं। चल रहा है पूरे देश में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र और मराठी भाषा को लेकर कभी भी किसी भी मराठी आदमी के मन में कोई दो राय रही नहीं। अगर दो राय किसी के मन में रही तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के जो दिल में था, निशिकांत दुबे के जरिए होठों पर ले आने का काम उन्होंने किया, और हम कहेंगे दुस्साहस करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर जरा सा भी नैतिकता बची है तो निशिकांत दुबे को बीजेपी से निष्कासित करे, अन्यथा ये कहे कि वो महाराष्ट्र द्रोह करती है, मराठी मानुष के साथ अपमानजनक बात करती है, मराठी मानुष के साथ एक प्रकार से विश्वासघात करने का काम किया। इतना बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र ने दिया, इतनी बड़ी जीत महाराष्ट्र ने दिलाई, और बदले में महाराष्ट्र को क्या मिला कि महाराष्ट्र के मराठी लोगों को यूपी बिहार में आइए तो पटक पटक के मारेंगे। ये कहने का दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी खुद न करके और कहलवा रही है निशिकांत दुबे जैसे बड़ बोले नेताओं से। निशिकांत दुबे कौन है उत्तर भारतीयों का मसीहा? निशिकांत दुबे कौन है बिहारी और झारखंड के लोगों का नायक? मुंबई और महाराष्ट्र में जो उत्तर भारतीय पिछले कई वर्षों से रहते हैं, उनका नायक कोई है तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी हैं। वसंतराव नाईक, यशवंतराव चौहान, वसंत दादा पाटिल, इनको देखकर बड़े हुए हैं उत्तर भारतीय मुंबई के। तो मुंबई का जो उत्तर भारतीय वो मराठी है। हमने पहले भी कहा था, हमारे नेताओं ने भी कहा, और हम फिर कह रहे हैं कि मुंबई में रहने वाला हर भाषा का व्यक्ति सबसे पहले मराठी है, फिर वो अपने गांव का भाषिक है, क्योंकि मुंबई में रहता है, यहां पर रोजी रोटी कमाता है, यहां पर वो काम करता है, यहां रहता है, तो वो सबसे पहले मराठी हो गया। अगर निशिकांत दुबे जैसे लोग यूपी बिहार में बैठ के ऐसी द्वेषपूर्ण बात करेंगे, उसका कितना गलत असर पड़ेगा लोगों की मानसिक स्थिति पर। तो हम यही कहते हैं बीजेपी से कि आपका चाल चरित्र चेहरा आप कब बदलेंगे? इतनी बड़ी जीत, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात की अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी इस पे कुछ कहने तैयार नहीं, जैसे मुंह पर मुंह दबा के बैठे हैं, होठ सिल गए हैं इनके, ऐसे बाकी विषयों पे बहुत तेज बोलते हैं। हम मांग करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कि आप अगर हैं अध्यक्ष, कागज पे अध्यक्ष नहीं है, सचमुच अध्यक्ष हैं, आपकी आत्मा भी जीवंत है, तो निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति का इस्तीफा लीजिए, उनको पार्टी से निष्कासित कीजिए, क्योंकि उन्होंने एक पूरे की पूरी जाति को ही उन्होंने एक प्रकार से चोट पहुंचाने का काम किया, ठेस पहुंचाने का काम किया। और निशिकांत दुबे, आप कभी भी हमारे उत्तर भारतीयों के महानायक नहीं हो सकते, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जब लड़ाई लड़ी हिंदवी स्वराज की, तो उन्होंने जाति नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा, सिर्फ एक ही चीज पूछा, आप हिंदुस्तानी हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, आप देशभक्त हैं। और आप ऐसे मराठी लोग जो इतने प्यारे हैं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा टैक्स मुंबई देती है, पूरे भारत में बॉलीवुड को पहचान मुंबई देती है, ऐसे मराठियों को आप कह रहे हैं कि हम पटक पटक के मारेंगे? तो हमने भी यहां पर चूड़ियां नहीं पहनी है निशिकांत जी, हम भी कोई ऐसे घर पे हाथों में मेहंदी लगा के हम नहीं बैठे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से हम भी देना जानते हैं, लेकिन हमारी वो भाषा नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार युवा राज्य है लेकिन अवसरों की कमी है, बोले चिराग पासवान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा युवा आयोग स्थापित करने की घोषणा पर देश की राजधानी दिल्ली से राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, ये बिहार के युवाओं की लंबे समय से मांग रही है। मैं भी इस विषय पर सरकार से लगातार आग्रह कर रहा था। देखिए, चुनाव से पहले ये फेंका गया एक और पत्ता है, तुरुप का एक का है।
तुरुप का इक्का तो जरूर साबित होगा, मैं ये मानता हूं, क्योंकि ये मांग लंबे समय से बिहारी युवाओं की रही। इस मांग को लेकर मैंने भी लंबे समय से बिहार सरकार से आग्रह किया था कि बिहार एक युवा राज्य है, एक बड़ी आबादी बिहार में युवाओं की है। ऐसे में ये युवा अभाव में, व्यवस्था के अभाव में दूसरे राज्य जाने के लिए मजबूर होते हैं, दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर होते हैं, और जिसकी वजह से पलायन पे जिस कदर हम लोग नियंत्रण पाना चाहते हैं वो हम लोग नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जरूरी था एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जहां पे युवा अपनी समस्या के साथ जाएं और समाधान लेकर आए। उसके लिए एक युवा आयोग का गठन हो। लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ये मांग रही। समय समय पर मैंने भी हर मंच से इस विषय को उठाने का मैंने कार्य किया। मुख्यमंत्री जी से लिखित रूप में, मौखिक तौर पर मुलाकातों के दौरान हमेशा मैंने उनसे ये आग्रह किया। सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हृदय से आभार देता हूं और उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि बिहारी युवाओं की इस मांग को उन्होंने सम्मान देने का कार्य किया। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जब हम लोग विकसित देश की कल्पना करते हैं, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 तक, जिसमें बिहार की एक अहम भूमिका होगी। जब बिहार विकसित होगा तभी देश विकसित होगा, और उस विकसित बिहार के निर्माण में इस युवा आयोग की, बिहार युवा आयोग की एक अहम भूमिका होने जा रही है। ये चिंता हम लोग के लिए लंबे समय से रही कि जब देश में बाल आयोग है, जब हमारे यहाँ महिला आयोग है, अलग अलग राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, तो वहीं देश की इतनी बड़ी आबादी जिसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, बिहार जैसा राज्य जहाँ के युवाओं को अलग अलग परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना कर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, ऐसे में बिहार जैसे राज्य में एक युवा आयोग की जरूरत अब बहुत ज्यादा थी। ऐसे में सही समय पर लिया गया ये एक सही फैसला है, जिसके लिए एक बार फिर से मैं बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये विश्वास रखता हूं कि इस युवा आयोग के गठन से न सिर्फ युवाओं की समस्या का अब समाधान होगा, बल्कि हम लोगों का जो सपना है कि न सिर्फ पलायन रुके बल्कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो। बिहार में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो कि जो लोग पलायन करके बाहर जा चुके हैं वो भी हमारे राज्य वापस आए। उस व्यवस्था का भी हम लोग निर्माण कर पाएंगे। साथ ही में मैं मुख्यमंत्री जी को, महिलाओं को उन्होंने सशक्त करने के लिए जो एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है 35% का उनको आरक्षण देकर डोमिसाइल नीति के तहत, मुझे लगता है ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सही समय पर लिया गया ये फैसला है। न सिर्फ ये महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त करेगा, और इस बात में कतई कोई संकोच नहीं है, कोई दो राय नहीं हो सकती कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा से महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए हर संभव वो फैसला लिया है। भले पंचायतों में उनको अधिकार देने की बात हो, अलग अलग व्यवस्था में उनको आरक्षण के तहत उनको इनकॉर्पोरेट करने की बात हो, और आज वाला जो फैसला है इसमें भी महिलाओं को आगे बढ़ने का, मुख्य धारा के साथ जुड़ने का एक मजबूत अवसर मिलेगा। ये मैं मानता हूं। एक बार फिर से बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हृदय से आभार। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रणदीप सुरजेवाला बोले, विधायकों से लिखित में मांगे मुद्दे। कर्नाटक की सियासत में दिल्ली दौरे को लेकर उठ रहे सवालों पर कांग्रेस नेता और एआईसीसी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का दिल्ली आना जाना कोई असामान्य बात नहीं है। वे भारत सरकार के समक्ष कर्नाटक की जनता की बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं। उन्होंने कहा ये भी करना भी चाहिए। B.R. Patil and Raju Khage have brought out so many issues regarding this government. So after meeting you also, they have come out and spoken to the media persons, complaining about the same thing what has been given to you in terms of the speech or the letters written to the CM. So what action you have taken and what action are you planning to do it? Now if we see today, already DCM is in Delhi.
tomorrow the CM is, and you are saying that there is nothing happening here. So how do you address this? You asked 3 questions actually. Let me try and answer one by one. And I sometimes forget when you ask too many questions. There is no bar on my Chief Minister and Deputy Chief Minister from travelling to Delhi last when I checked. There is no injunction or stay. So for government work and for pleading our case before Government of India, they often travel to Delhi. And they should be travelling and trying to persuade with all our might the Government of India to not discriminate against and not give stepmotherly people to people of treatment to people of Karnataka. And that's what they are doing. It is their duty and they are doing their duty. As far as our MLAs are concerned, many MLAs can have issues and problems. I've told them to give me in writing. We are settling them one by one. Sir, Can you just some of the explain what MLAs, that some of the settlement MLAs, is? despite you and the KPCC chief, telling them clearly any internal issues you have, come to us, openly continue to make statements. Even today, Mr. C.P. Yogeshwar has made another statement again, talking about leadership change, Iqbal Hussain. So these people continue to make it, and show cause notice was also issued. Why does this continue to happen? My PCC president has already taken note of the same. As far as leadership issues are concerned, I spoke to you last week along with the PCC president, who is also Deputy Chief Minister. Whatever we had to say on that issue, we have already spoken. Somebody can have a desire, like a journalist can have a desire to become the editor, but it is ultimately the owner of the television channel who will pick up an editor. So all I'm saying is we have already spoken. I don't think so that's an issue any longer. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिकी कंपनी जेनस्टीन पर SEBI की कार्रवाई। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनिकेत ने अमेरिकी एग्रोद्रिमिक ट्रेडिंग कंपनी जॉन स्ट्रीट ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जेनस्ट्रीट ने 2020 में भारत की परिचालन शुरू किया और शेयर बाजार के साथ साथ डेरिवेटिव बाजार में बड़े पैमाने पर काम किया। सुप्रिया श्रीनिकेत ने आरोप लगाया कि कंपनी ने स्टाफ की कीमतों में हेरफेर किया और F&O बाजार में अवैध मुनाफा कमाया। जेन स्ट्रीट नाम की एक अमेरिकन एल्गो ट्रेडिंग कंपनी है। इस कंपनी ने हिंदुस्तान में 2020 में ऑपरेशन शुरू किए। ये कंपनी डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में, मतलब शेयर बाजार में, और डेरिवेटिव मार्केट में, दोनों में खेलती थी। इतने बड़े वॉल्यूम में खेल रही थी कि ये शेयर मार्केट में स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन करती थी और F&O मार्केट में जबरदस्त रूप से अवैध मुनाफा कमा रही थी। इसने 2023 जनवरी और 2025 मार्च के बीच में करीब 44,000 करोड़ का मुनाफा कमाया। मैं सिर्फ जनवरी और मार्च 2023 से 25 की बात कर रही हूं। उसके पहले कितना कमाया, उसके बाद कितना कमाया, अभी स्पष्ट नहीं है। 44,000 करोड़ का मुनाफा कमाया, वो अमेरिका भेज दिया। सेबी ने अब ऑर्डर इशू करके कहा है कि हम उनके 4400 करोड़ रुपए जब्त कर रहे हैं। 1/10वां हिस्सा तो आप जब्त नहीं कर पा रहे हैं। और 4.5 साल से जब, और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? इस देश का छोटा स्मॉल इन्वेस्टर, जिसके बारे में आगा राहुल गांधी बार बार कर रहे थे कि F&O में लोगों का पैसा डूबेगा, डूब रहा है। F&O में स्मॉल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करिए, जिसकी अनदेखी की गई, जिसकी नजरअंदाजी की गई और आज सबके सामने है। हमारा सवाल यह है कि जब जेन स्ट्रीट यूएस कोर्ट को बताती है कि हिंदुस्तान में इनएफिशिएंसीज के चलते हमने $1 बिलियन कमाए, $2.3 बिलियन कमाए, जब मार्केट निवेशक आपको लिख रहे हैं, जब इतनी बड़ी वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा है कि किसी को भी दिख सकता था, तो आप चुप क्यों बैठे रहे? आपने कुछ क्यों नहीं किया? आज सवाल इस बात का है कि सरकार पर सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी मार्केट एक्सपर्ट बनते हैं, मार्केट पे सलाह देते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश करने की सलाह देते हैं। अब जब लोगों का पैसा डूब रहा है और एक कंपनी साफ तौर पर नाजायज मुनाफा कमाकर अमेरिका पैसा भेजती हुई पाई गई है, अब आप क्या करिएगा? सवाल इस बात का है। आप चुप नहीं रह सकते हैं, आप इस पर चुप्पी नहीं रख सकते हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात करके जो अवैध रूप से पैसा गया, रिपैट्रिएट हुआ, उसको रिट्रीव कर पाइएगा? सवाल इन बातों का है। उन छोटे निवेशकों की सुरक्षा करने का काम किसका है? सेबी का है, वित्त मंत्रालय का है, ईडी का है, सीबीआई का है, एसएफआईओ का है, एनएससी का, किसका है? और ये सब एक साथ कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, तो ये मिली भगत लगती।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल का बड़ा बयान। दिल्ली में लोक लेखा समिति की बैठक में एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने विमानन सुरक्षा पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सर्वोपरि है और जो भी उड़ान भरता है वे सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करना चाहता है कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। Safety is paramount. Anybody who flies wants to feel safe and assured that he is going to reach his destination. And that is something, unfortunately, in the last few weeks, post the Air India crash, many events took place which needed to be, and I'm not singling out Air India, but few incidents here and there concerning some flights. Obviously, when a crash happens, everything then becomes, sensitivity and it gets highlighted more. So I just pointed out to the DGCA and to the airport that they should take safety as paramount. And I can still tell you, as a person knowledgeable in this subject, that Indian aviation is safe. There's no need to be panicking about it. All airlines, including Air India, follow all safety protocols. DGCA is well equipped and does a very good job. DGCA, I have also highlighted that needs to have more people because they are facing shortage of the top level skilled people. So a lot of the retired senior people can be brought back for short tenure so that DGCA, the understaffing, and at the higher level to ensure the safety standards are fully compliant, to go do maybe an audit of the entire sector or all the aircraft. They should do all these things at the earliest so that passenger confidence is restored. But aviation in India is definitely safe and there is no reason. And I am travelling in a few days on an Air India flight myself. Sir, what did the airlines say to the members' concerns about the air safety, particularly Air India? No, I appreciate members as a general mood. As I said, people always are concerned when such a major tragedy happens, and it is also imperative that they ask questions and they get reasonably satisfactory answers. I think everybody did endeavour. Air India also did endeavour to give satisfactory answers, and I did not find reason. We are here to assist in the process of restoring confidence. We are not here to unnecessarily speculate about whether this is right or that is wrong. But I can tell you, Indian aviation is in good hands. We should not worry. And on the price surge thing, sir, because sudden price surge that happened. Pricing and all those issues were raised by members, and some of the concerns are definitely very valid. And especially we saw during post Pahalgam or Mahakumbh or some such events, airfares surge very, very high, and it is also within the jurisdiction of the Ministry and the DGCA to control predatory pricing. That is also we have a provision. So they should invoke it, and at the time of such exigencies, they should also call the airlines and have a dialogue with them and ensure that prices are maintained at reasonable levels. It is a fact that there is a demand-supply mismatch on some of the days, leading to higher fares, but that can be controlled with, I think, a little bit of dialogue between airlines and the ministry. Did the airlines assure them that concern on price? Airlines are by and large also aware that if there are concerns, they have to be addressed. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्णिया में जादू टोंडा के शक में 5 लोगों की बेरहमी से हत्या। बिहार के पूर्णिया जिले में जादू टोंडा के शक में 5 निर्दोष लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटना ने पूरे देश को झंझोर दिया है। इस घटना पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा इस देश के लिए एक काला धब्बा करार दिया है और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री बिना प्रार्थना किए कोई भी काम नहीं करते, जबकि सांसद और विधायक दिन भर यज्ञ में मगलूग रहते हैं। भैया, मेरे डीएम और एसपी साहब ने तुरंत कार्रवाई की जब जानकारी मिला एक ही लोग थे। ये कलंक है, हमारे देश के लिए कलंक है। कलंक इस बात को लेकर के कि एक तरफ हम चांद पे जा रहे हैं, एक तरफ हम विज्ञान की दुनिया को बसा रहे हैं,
एक तरफ 300 किलोमीटर 5 मिनट में हम गाड़ी बना रहे हैं, एक तरफ हिमालय के पहाड़ के ऊपर रेलवे ट्रेन बन रहा है, और हम कहां पर हैं? हम कहां पे हैं? हम तो इस बात को समझिए कि नेता लोगों की क्या स्थिति है। सर, हमारे पीएम साहब, हमारे सीएम साहब, बिना बाबा के, बिना इन लोगों के पूजा के कुछ होता ही नहीं। हमारे एमपी एमएलए भर दिन जग और पूजा करवाने में लगे रहते हैं, भर दिन, कि मैं चुनाव जीत जाऊं, वो चुनाव हार जाए, उसका धन हमको धन हो जाए। तो ये भर दिन होगा तो क्या होगा सर? गलत। अब ये बाबा लोग पर्ची निकाल रहे हैं, मैजिक कर रहे हैं, और उसको बढ़ावा देता है सरकार। क्या है? अब हमको बताइए, क्या है हम बढ़ावा दे रहे हैं? सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा क्यों देती है? ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है? ये जो एक तो बाबा आया हुआ है, उसका नाम नहीं लेंगे, वो तो ब्लैक मैजिक ही कर रहा है। इसको रोकना चाहिए कि नहीं? सनातन की संस्कृति को यह खत्म कर रहा है। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता का कहना है 24 घंटे के 9 आदमी की मौत बिहार में, इससे ना बीजेपी ना नीतीश कुमार की सरकार की बोलनी। भैया 9 आदमी की मौत सर, एक साल में 35,000, दिल्ली नरसंहार, नालंदा में 2 मौत, पटना में 2 मौत, 9 मौत। जो टीवी चैनल पर आया उसको देख रहे हैं 9 मौत, जो नहीं आया एक दिन में 2 दर्जन से ज्यादा मौत। सवाल है कौन? सवाल है कौन? जनरल राज का नाम भी वो लोग। सर, हमको तो समझ में ना आता है। सवाल राज का नहीं, हम गाली गलौज में नहीं जाएंगे। सवाल है दोनों का क्या स्थिति है। हम लोग क्या कर रहे हैं? सारे पार्टी नेताओं अपराधी माफिया को तो टिकट दे रही है। किसको टिकट दे रही है? जो जमीन में कारोबारी है। सर, बिहार में लगभग एमपी एमएलए, सर जो एमपी एमएलए जनप्रतिनिधि बन जाता है वो ठेकेदारी क्यों करता है सर? उसकी बीवी, उसका बेटा, उसकी मां, सबके नाम से, एमपी के नाम से। पूरा मंत्री संतरी एमपी एमएलए का आरडब्ल्यूडी में ठेकेदारी, का भवन में विभाग में ठेकेदारी, का पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी, का जनप्रतिनिधि का आचरण सही नहीं है। बिहार किस तरफ जा रहा है? सर, कंप्लीट कोलैप्स। सभी जनप्रतिनिधि के नाम से और उनके परिवार के, उनके पत्नी, बीवी, साली, साला, मामा, नाना, चाची, चाचा के नाम से रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन रजिस्ट्री है। इस 4 साल में सारा पदाधिकारी चरगुना पचगुना कैसे कर लिया सर? आज तो एक इनकाउंटर भी हुआ। वो इनकाउंटर है, वो इनकाउंटर है। मेरा सवाल है, जो आपको बोला वो हथियार दिए, तो वो हथियार कहां है? जिस हथियार से गोली लगी वो हथियार कहां है? वो हथियार कहां है? पप्पू यादव ये जानना चाहता है, बिहार जानना चाहता है, वो गाड़ी कहां है? और यदि वो शूटर था तो शूटर को हायर किसने किया? और जो इनके बेटे को गोली मारा वो शूटर कहां? एक का मर्डर हो गया तो किसने मारा? 3 बड़ी हो गए तो इनके लड़के को किसने मरवाया? जो मरवाया, जो इनकी जमीन को दूसरा रजिस्ट्री करा लिया, वो फंसा ही नहीं। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं वो केस क्लोज क्यों हुआ? तो क्यों कह रहे हैं सरकार दावा क्यों कर रहा है? सर, केस को खत्म करने, कोलैप्स करने, केस को डाइवर्ट करने। आप हमको बताइए, पूरा केस को क्लोज करने। सर, यदि अजय वर्मा मोहरा है, अजय वर्मा, तो 10 दिन पहले अजय वर्मा को आप जेल क्यों भेजे? जबकि उसका पिस्टल लाइसेंस ही था।
तो क्या अजय वर्मा को मोहरा बनाने के लिए भेजे? मरवाना किसी और को था, मोहरा किसी और को बनाना था। सर ये क्या आगे चुनाव में अपने फायदा, पार्टी के फायदा? सर अब मर्डर में भी फायदा खोजेंगे, ये सही बात है, ये विपक्ष करता है। सर मर्डर को हम रोक क्यों नहीं रहे? हम चैलेंज में क्यों नहीं ले रहे? यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टी बालू, जमीन और शराब माफिया से बनेगा तो क्या होगा? सभी लोग शराब और बालू माफिया को टिकट देंगे तो क्या होगा? सर आप सारे नेताओं के इर्द गिर्द देखिए, सब मर्डरर घूम रहा है कि सारे बालू माफिया। सर कैसे बचा लीजिएगा जब नेता के अगल बगल में मर्डरर, बालू, जमीन, शराब माफिया घूमेंगे? तो आप बचा लीजिएगा। सर वो चैलेंज में हमने लिया है, चाहे जितना बड़ा कोई मराठी हो, यदि हिंदी भाषी और बिहारी पर जुल्म किया गया हम संघीय व्यवस्था में सम्मान करेंगे। मराठी मेरा भाई है, रहेगा, लेकिन भारत सरकार और महाराष्ट्र की जितनी बैंकिंग है, जो भी सिस्टम है, मैं उसको चलने नहीं दूंगा, मैं रोकूंगा और सदन नहीं चलने दूंगा। सर 21 तारीख के बाद सदन नहीं चलने देंगे और बिहारी को पीटा गया तो हम बिहार भी बंद करेंगे और भारत सरकार की एक भी संस्था, हम मराठी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। मराठी मेरा भाई है, लेकिन भारत सरकार को हम जीने नहीं देंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी सांसद ममन कुमार मिश्रा ने पुलिस पर एफआईआर में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुए कथित गैंगरेप मामले को लेकर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और सांसद ममन कुमार मिश्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एफआईआर में छेड़छाड़ की गई है और ये सब जनता के सामने है। जब उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की तो पुलिस के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वो एकदम ऑब्वियस है, आपके सामने कैमरा है, मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आप दिखा सकती हैं। आप देख लें एफआईआर में जिस ढंग से टैंपरिंग किया गया है वो सामने है सबके, आप दिखा सकती हैं। ये देखें आप, यहाँ पे कोई नाम लिखा था एक्यूज्ड का, इसको अब काट के इरेज कर दिया और यहाँ जे लिख दिया। इसी तरह से आप देखिए यहाँ जीएस लिख दिया, किसी का नाम था। तो ऐसे ही है। तो ये इरेजमेंट क्यों हुआ इसका कोई जवाब, जब हम लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले तो इसका कोई जवाब नहीं था। तो ये ऐसा लगता है कि जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको बचाने के लिए, उनको सीन से गायब कर देने के लिए इस ढंग का काम किया। आप बोल रहे कि कोई बहुत ही बड़े आदमी का इन्वॉल्वमेंट है। हम लोगों को तो देखिए, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा रिस्क अगर कोई पुलिस अथॉरिटी लेती है तो निश्चित तौर पे कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, उसको बचाने के लिए तो ऐसा किया गया होगा। किसी छोटे मोटे आदमी के लिए तो इतना बड़ा कदम नहीं ले सकती है पुलिस, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। अब आप ये भी कह रहे हैं कि आप लोग फैमिली से मिल नहीं पाए, विक्टिम से नहीं मिलने दिया गया हमें। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, एक नंबर भी दिया गया तो वो लगता है कि फेक नंबर था, उस पर कोई रिस्पॉन्स हम लोगों को नहीं मिला। वहाँ हम लोगों को जाने का हम लोग ये सोचते थे कि वहाँ जाने से असलियत सामने आएगा, विक्टिम दबाव में है, उसके परिजन लोग दबाव में हैं, या वो सही बयान दे रहे हैं, सही कल्प्रिट कौन है, ये इरेजमेंट इसका नॉलेज उनको है कि नहीं है। तो ये बातें हम लोग जानना चाहे, लेकिन हम लोगों को अलाउ नहीं किया पुलिस ने वहाँ जाने को। सर ये पहला मामला मिलने से पहले संदेश खाली, उसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज, ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दुख की बात है कि महिला सीएम भी वहाँ पर है। लगा तो कोई महिला सीएम जरूर हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति उनको संवेदना नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है। महिलाओं के साथ ही ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं गांव में, शहर में। जो टीएमसी के दबंग लोग हैं, जब जिसके साथ चाहें वो रेप कर लें, कि कोई महिला वहाँ सुरक्षित नहीं है, कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में। अब आप इस पूरे मामले पर क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि टैंपरिंग में की भी एक जांच हो, क्या पूरा एक इस पर्टिकुलर घटना के बारे में आप पूछ रही हैं, तो हमारा है कि एक इंडिपेंडेंट, एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
ताकि सही तथ्य सामने आए। और वेस्ट बंगाल एज ए होल को देखना चाहती हैं आप, तो मुझे नहीं लगता है कि ममता जी के नेतृत्व में वहाँ एक सरकार बनना, अभी तक बने रहना उचित नहीं है। वहाँ पे कुछ न कुछ प्रेसिडेंट रूल जैसा कोई न कोई एक कदम सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर उठाना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का छत्तीसगढ़ से प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य की तारीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह राज्य प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों से भरपूर है। उन्होंने खासतौर पर उल्टा पानी की यात्रा की और इसे एक अनोखा और चमत्कारी स्थल बताया। मंत्री ने कहा कि इस तरह की जगहों का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। अद्भुत है अपना छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ, लेकिन प्रकृति के चमत्कार भी यहाँ दिख रहे हैं। आज हम लोग यहाँ उल्टा पानी आए और मैंने तो जीवन में पहली बार देखा नीचे से पानी ऊपर बह रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बादल फटने से व्यापक तबाही। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया कि खासतौर पर सिराज क्षेत्र में व्यापक नुकसान हुआ है। इसके अलावा धर्मपुर क्षेत्र में भी भारी तबाही हुई है, जिससे कई लोगों की जान चली गई है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि नाचन क्षेत्र में एक ही परिवार के लगभग 9 सदस्यों की मौत की आशंका है, जो इस आपदा की गंभीरता को दर्शाता है। कि हमारे सिराज क्षेत्र में बहुत भारी नुकसान हुआ है, उसी तरह से धर्मपुर क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है। बहुत जानें चली गई, बहुत लोगों के मकान और गौशालाएं चली गई, बहुत लोग उसमें दब गए हैं। वैसा ही नाचन क्षेत्र में भी एक परिवार के कई सदस्य चले गए हैं, 9 सदस्य शायद एक ही परिवार के चले गए हैं। और उसी तरह से हमारा करसोग क्षेत्र भी अछूता नहीं है, वहां भी बहुत नुकसान हुआ है। मैंने वहां पर जाकर दौरा किया, क्योंकि विक्रमादित्य सिराज का दौरा कर रहे थे। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वहां पर है, वो भी उस क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं, सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो भी सरकार से मदद करवानी है उसके लिए वो सभी के साथ संपर्क में है। तो करसोग में भी मैंने देखा कि वहां भी जितने भी वहां नाले हैं, जो लोग वहां पर बसे हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है और उनकी भूमि चली गई, उनकी गौशालाएं चली गई। 2-3 जानें भी गई हैं जिनका अभी भी नहीं मिल पाई उनकी बॉडीज। लोग चाहते हैं कि उनकी बॉडीज किसी तरीके से मिल जाती। उसमें डॉग स्क्वाड भी वहां पर है, पुलिस भी तैनात है, आर्मी भी वहां पर तैनात है और सब तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बॉडीज अगर मिल जाती तो हम उनके अंतिम संस्कार के लिए वो बॉडीज परिवार को दे पाते। पर अभी तक उनकी बॉडीज मिल नहीं पाई, केवल एक बॉडी मिली है और उस कार्य को भी लोग बड़ी तीव्रता से कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा नुकसान वहां पर आईपीएच विभाग का, जो गांव को जोड़ती थी पानी की नालियां, वो सारी अवरुद्ध हो गई है। अब लोगों को पीने के पानी की भी समस्या आ रही है। लोगों ने वहां टैंकर का प्रावधान किया है, जो लोग जनसेवा में जुटे हैं उन्होंने वो टैंकर के द्वारा लोगों को अब पानी दे रहे हैं। पर मैं उस स्थान पे भी गई थी जहां ये पीने के पानी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। वहां पर सारा आईपीएच विभाग और सभी अधिकारी कर्मचारी सभी वहां पर रात दिन काम कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उन लाइनों को जोड़ें और पीने का पानी लोगों को उपलब्ध हो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले पर बीजेपी का तीखा हमला। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुए कथित गैंगरेप मामले पर भाजपा का हमला तेज होता जा रहा है। भाजपा के तथ्यन्वेषी दल के सदस्य और सांसद दिलीप कुमार देव ने बड़ा बयान देते हुए कहा, उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दी और पार्टी इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें राज्य सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। आप लोग गए, कमेटी मेंबर वहाँ गए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जांच अच्छे से हुई, नड्डा जी से मुलाकात हुई आपकी? देखिए, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी को हमने अपना रिपोर्ट सौंप दिया है और भारतीय जनता पार्टी के सर्वव्यापी नेतृत्व के पास हमने दिया है और इसके ऊपर निश्चित हम लोग अपने तरफ से कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देशिका की तरफ जाएंगे। और बंगाल के गवर्नमेंट के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, बंगाल के मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए हम इंडिपेंडेंट बॉडी से इंक्वायरी मांगते हैं
जो जुडिशरी होना चाहिए करंट जज से होना चाहिए, और इसके इन्वेस्टिगेशन वो सब जो भी जज वगैरह वो बंगाल के बाहर किसी दूसरे प्रदेश में हो, कि नहीं तो वो प्रभावित करता है। क्योंकि आपने देख लिया एफआईआर का कॉपी को छेड़छाड़ करना, उसका नाम का सिंप्लीफाई करना, उसमें जो रिक्रूटमेंट किया गया अवैध तरीके से रिक्रूटमेंट, जिसको 11 केस से उस क्रिमिनल को वहाँ दे देता है बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो उन्होंने तो ये रेप को निमंत्रण देने के लाया है। आप क्रिमिनल को लाके जिसके ऊपर 11 केस से अटेम्प्ट टू मर्डर से लेके श्लीलतानी का केस, आपने उसको वहाँ जाके दे दिया। और तृणमूल कांग्रेस का जो एमएलए है वो उसका गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन, उसी ने किया है, उन्होंने रिक्रूटमेंट किया, तो गार्ड को भी उन्होंने रिक्रूटमेंट किया। तो इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेना पड़ेगा, तृणमूल कांग्रेस को, उनके नेता को। उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इनको एक्वेस्ट बनाना चाहिए, इनको पूछताछ करना चाहिए कैसे यहाँ इनको रिक्रूटमेंट कर दिया गया है। विक्टिम फैमिली से हमको मिलने नहीं दिया गया है। पुलिस कमिश्नर के पास हम लोग गए थे, पुलिस कमिश्नर ने बोला विक्टिम जो है ये अभी सिक्योर है, किंतु वो तो स्वाधीन है, साबालिक है, वो कहाँ है, भारत में कहाँ रह रहा, मैं कैसे बता सकता हूँ। तो हमने बोला भाई आपने पुलिस सिक्योरिटी दिया है क्या? नहीं। बोला दिया है। तब तो आपको मालूम है कहाँ है? बोले नहीं, वो बताना नहीं चाहता, उनके गार्जियन बताना नहीं चाहता है वो कहाँ है, तो इसलिए हम नहीं आपको बता सकते वो कहाँ है। तो ये पुलिस का रवैया है। तो हो सकता है हम लोग जाएंगे, हमसे बात करेंगे तो और भी कुछ निकल कर आएगी। अब उसको किस तरीके से दबाव डाला जा रहा है, क्या कर रहा है, वो तो हम लोग को मालूम नहीं है, मीडिया को मालूम नहीं है, जुडिशरी सिस्टम को भी मालूम नहीं है। जो बड़ा सवाल है एफआईआर में टैंपरिंग हुई है, तो कोई बड़ा आरोपी या फिर बड़ा इंसान की मौत है? बिल्कुल, तभी ऐसा किया जा सकता है। जो ये सब करने के पीछे कोई बड़ा आदमी को हो सकता है इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसको बचाने के लिए ये सब तरीका अपनाया जा रहा है। और इनके ऊपर भरोसा तो कर ही नहीं दिया जा सकता। ये तो उनके व्यवहार से मालूम है। ना उनको पहले पुलिस कमिश्नर मिलने के लिए तैयार है, ना पहले लॉ कॉलेज में जाने दिया जा रहा था, महिला कमीशन को नहीं जाने दिया गया, ना विक्टिम से मिलने दिया जा रहा है। मैंने तो हम लोगों ने तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 5 रिकमेंडेशन किया है, और उसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंक्वायरी हो और राज्य के बाहर हो, और ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देके घर चला जाना चाहिए। देखिए, चुनाव करने के लिए हम लोग नहीं गए, और चुनाव के मद्देनजर हम लोग ये काम नहीं करते। ये काम हमने नहीं किया, इनके गुंडे लोगों ने किया है। तो इनको सोचना चाहिए, हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं था, वो खुद इसको नहीं होने देते, ऐसा घटना नहीं घटती तो हमारा जरूरत क्या भाई, उसका टेस्ट वो चलाएं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में नया खुलासा। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुए कथित गैंगरेप मामले को लेकर अब सवालों की बौछार और तेज हो गई है। भाजपा की तथ्यान्वेषी समिति के सदस्य और वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह ने इस केस में सीधे तौर पर सत्तारूढ़ टीएमसी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शुरू में तो उन्हें संदेह था कि उनकी समिति वहां जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्हें डर था कि ये एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया भी जाएगा या नहीं भी। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें अनिश्चितता से मुलाकात की और शुरुआत में समिति को कॉलेज जाने से रोक दिया गया। हमारी जांच कमेटी वहां पर गई। हमको पहले तो विश्वास नहीं था कि जांच कमेटी को वहां सब जगह जाना दिया जाएगा, हम एयरपोर्ट से बाहर निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। पुलिस कमिश्नर वहां हमसे मिले, जो रिलेक्टेंट नहीं मिले लेकिन हमसे मिले। जहां पर ये घटना घटी उस लॉ कॉलेज में हमको पहले तो हमको मना किया कि हम जा नहीं सकते, लेकिन हम हमारे साथ क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे इसलिए वहाँ पर हम जा पाए। वहाँ जाकर के हमने देखा कि जो जिसको मुख्य आरोपी बताया जाता है, मुख्य आरोपी जिसके खिलाफ 11 केस रजिस्टर हुए हैं पिछले इतने सालों में, उसको जो है उस लॉ कॉलेज के अंदर स्टाफ कैसे बनाया जाए, उसको उसकी भर्ती कैसे होती है, कौन भर्ती करता है। ये टीएमसी का स्टूडेंट विंग का जो है पदाधिकारी रहा है, और टीएमसी का वहाँ पर जो है विधायक है जिसका गवर्निंग बॉडी का, उसी ने जो है प्रेशर दे करके वाइस प्रिंसिपल के ऊपर, जिस पे जो प्रिंसिपल का चार्ज होल्ड कर रही है, उसका दबाव दे करके प्रेशर डाल करके उसके ऊपर वहाँ पर भर्ती करवाया है। एफआईआर के अंदर जो है आरोपियों के नाम जो इरेज किए गए, वहाँ पर एम और जे और इस प्रकार के नाम लिख दिए गए हैं। तो उन लोगों से ये उम्मीद करना कि वहाँ पीड़िता को या उनके परिजनों को, परिवार को या महिलाओं को वहाँ न्याय मिलेगा, ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो अब आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हम लोगों ने डिमांड किया है कि इसके इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से एक न्यायिक जांच होना चाहिए, और जिन पुलिस वालों ने ये काम किया है, करतूत किया है, रिलीज किया है, उनको भी इसमें एक्यूज बनाना चाहिए। जो जिन लोगों को जो इस प्रकार के एक्यूज को, आरोपियों को जो है जिनका प्रोटेक्शन मिलता है, जिनका पैट्रोनेज मिल रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए।
जनता पूरी तरह से त्रस्त है। प्रशासन के लोग भी पूरी तरह, मैं कह सकता हूँ, इतने दबाव में एक गुलाब का काम कर रहे हैं। मुझको लोग सब बदलाव चाहते हैं, वहाँ की जनता बदलाव चाहती है और मुझे विश्वास है कि 2026 के अंदर इलेक्शन होगा कि ममता दीदी की जो गवर्नमेंट इट विल बी आउट। टीएमसी से कोई इन्वॉल्व है उस पूरे मामले पर? टीएमसी के कई लोग कह रहे हैं कि बड़ा आदमी इन्वॉल्व है। देखिए, हमको जो है पहली बात तो जिसको मुख्य आरोपी पुलिस बोल रही है, हम नहीं बोल रहे, जिसको टीएमसी बोल रही है वही टीएमसी का स्टूडेंट विंग का जो है एक्टिव मेंबर है, उसका पदाधिकारी रहा है, दूसरे लोग भी उसके अंदर रहा है। जिसने उसको भर्ती किया वो टीएमसी का एमएलए है, उसका विधायक है। हो सकता है वहाँ पर कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व हो, इसलिए उनके नाम इरेज किए होंगे हो। तो हमारा पूरा शक है कि वहाँ पर जो है दूसरा और भी कोई आदमी इन्वॉल्व हो सकता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना में महागठबंधन का बिहार बंद, सड़कों पर उतरे नेता। पटना की सड़कों पर आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य में मतदान सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR के खिलाफ महागठबंधन बिहार बंद का आह्वान किया। इस विरोध प्रदर्शन में राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, भाजपा महासचिव डी राजा, माले नेता दीपाकर भट्टाचार्य और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश शर्मा जैसे कई दिग्गज नेता शामिल हुए। महागठबंधन का आरोप है कि ये पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण है और इसके जरिए गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों से नाम हटाने की साजिश हो रही है। Oh,
देखिए, चुनाव, एक तो ट्रेड यूनियन का भारत बंद है, उसको हमारा समर्थन है पहले से, लेकिन जो चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चलाया है वो पूर्ण रूप से अपारदर्शी है, अराजक है, उसमें पूरी अव्यवस्था है। गाइडलाइंस जो हैं वो भ्रमित करने वाली हैं, मतदाताओं को कोई क्लैरिटी नहीं है, प्रतिदिन इनके नियम दिशा निर्देश बदल रहे हैं। तो चुनाव आयोग की जो मनमानी है, चुनाव के ऐन वक्त पे कम समय में जो बिहार के मतदाताओं का अधिकार छीनने की कोशिश है, 25 दिन में 8 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन नहीं हो सकता है, तो इस तानाशाही के खिलाफ बिहार के लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। अरे भैया, हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हम कहाँ सवाल पूछ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या कोई पार्टी है? इसमें चुनाव आयोग से सवाल पूछेंगे, जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी। तो यही आपको दर्शाता है कि चुनाव आयोग एक भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बन चुका है। भाई कैमरा नीचे करो भाई। भाई कौन है? मुझे छोड़ के नीचे करो कैमरा। चेहरा चमकाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। असम में पीएम आवास योजना के तहत 21 लाख घर पूरे, रंजीत दास बोले। असम में पीएम आवास योजना के तहत 21 लाख घर पूरे, रंजीत दास बोले। असम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब 21 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और करीब 7 लाख घर अभी निर्माणाधीन है। राज्य में मंत्री रंजीत कुमार दास के अनुसार अगले चरण में जो लोग अभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं उनका सर्वेक्षण कर सूची तैयार की जा रही है, जिसे ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा। सरकार का दावा है कि इस योजना के माध्यम से न केवल लोगों को पक्के घर मिल रहे हैं बल्कि पानी, बिजली और बैंकिंग जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्राप्त हो रही है। इससे बिचौलियों की भूमिका में कमी आई है और पारदर्शिता बढ़ रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बोलते हुए मंत्री दास ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर महिला को आत्मनिर्भर बनाने के विजन को लेकर राज्य सरकार लखपति दीदी योजना को गति दे रही है। कैसे काम चल रहा है? ऑल टुगेदर हम लोग का वेट लिस्ट में लगभग 28 लाख हम लोग का वेट लिस्ट में नाम था। हम लोग जब 20 लाख मकान कंप्लीट करने का बाद जनवरी महीना में आकर के माननीय शिवराज चौहान जी ने हम लोग को 3,80,000 लगभग हम लोग मकान दिलाया।
और कुछ दिन पहले 3,70,000 फिर भी हम लोग को मकान दिलाया और अभी लगभग 21 लाख का घर का काम कंप्लीट हो गया, बाकी 7 लाख का काम चल रहा है। इसके बाद भी जिसका घर नहीं है, जिसका पक्का घर नहीं है, उनको घर देने के लिए भी भारत सरकार ने बोला है जिसका अभी भी घर नहीं बना है, अभी भी कच्चा घर में है, उन लोग के लिए हम लोग सर्वे किया है और ये सर्वे जो लिस्ट है वो लिस्ट को हम लोग जो ग्राम सभा में प्लेस करेगा, प्लेस करने के बाद बाकी जितना वो निकलेगा अगले दिन मोदी जी का नेतृत्व में असम में क्या हिंदुस्तान में जितना कच्चा घर वाला है सभी कच्चा घर वाला को पक्का घर बन जाएगा। तो कोई टारगेट रखा गया है कि कितने साल तक? नहीं, अभी टारगेट नहीं रखा क्योंकि हम लोग का जो सर्वे आया है सर्वे वो देखने पड़ेगा क्योंकि ऐसा भी हुआ है जो नज़दीक वाला जो अपना घर है, एक तो पक्का घर है, नज़दीक वाला जो कच्चा घर वाला है उन लोग दिखाया है, ये तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए ग्राम सभा में प्लेस करेगा। हर ग्राम सभा वो अगर अनुमोदित करेगा, जितना अनुमोदित करेगा वही हिसाब से उन लोग को घर मिलेगा। लेकिन Along with the union government, state government also taken up the lots of initiative for the women empowerment, and your department also taken up the lots of through this the state rural livelihood mission. तो आपने पहले भी जिक्र किया था, तो कैसे टारगेट रखा हुआ है और वुमेन एम्पावरमेंट? हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार बोल रहा है कि हिंदुस्तान में 4 जाति है, एक है गरीब जाति, एक है महिला है, एक है किसान है और एक है युवा और युवती है। तो जब तक हम लोग उन लोग को आगे ले नहीं पाएगा तब तक हम लोग देश को आत्मनिर्भर बन नहीं सकेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या है, जितना गरीबों है गरीबों को मकान दिलाया है, जितना गरीबों है कि इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन दिलाया है, गैस दिलाया है, HBM से उन लोग को शौचालय दिलाया है, JJM से पानी दिलाया, व्यवस्था क्या है। जितना गरीब है, जितना औरत है, सभी को बैंक में जाने के लिए जो साहस प्रदान किया है, और सिर्फ साहस प्रदान नहीं किया है, बैंक का द्वारा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 64,000 करोड़ का अभी जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ये भारी मात्रा में ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन होने के लिए क्या है, जो बीच में जो दलाल लोग रहता है, पहले जो कांग्रेस का ज़माने में क्या होता है, जो रुपया दायरे करता है, दायरे करके ऑफिस होकर के जाता है, लेकिन उन लोग का बैंक अकाउंट सिस्टम नहीं था जो बेनिफिशियरी का, इसलिए दलाल लोग ज़्यादा रहता है। लेकिन अभी आसाम में होकर हिंदुस्तान में दलाली कम हो गया है। इनका बात गरीबों का बात महिलाओं के काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जो बोला है जो हर महिला को आत्मनिर्भर बनाने पड़ेगा। ये जो लाखपति दीदी का जो स्कीम है, इधर में आसाम में भी हम लोग ऑलरेडी प्रयास कर रहा है। ऑलरेडी वी हैव मोर देन 8 लाख लाखपति दीदी, but we have the registered number of self-help women more than 40 lakhs, and out of the 40 lakhs we selected 30 lakhs women from the self-help group. And the government of Assam, particularly our Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma ji ne assured that each and every women of the self-help group who is already eligible, they will got at first 10,000 from our government side, next time 25,000 from the government side, and 50% from the bank side, and after that 50,000 they will got from the bank and the government side. Altogether, more than 85,000 within the 3 years they will got, and after 3 years we are expecting more than 30 lakhs the Mahila they will become the Lakpati women. And if we 100% success in this regard, then 30 lakhs women, if I multiply with the 1 lakh, that means 30,000 crore इकोनॉमी बेनिफिट होगा। और हम लोग का आसाम का महिला क्या ये सबसे लिए बड़ा खबर होगा, और उस टाइम हम लोग का आसाम का GDP भी आगे जाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर में भारी बारिश से जल प्रभाव, नगर निगम सतर्क। नागपुर में भारी बारिश के बाद जल जीवन प्रभावित हो गया है। शहर के कई निचले इलाकों में जल प्रभाव की स्थिति बन गई है। नागपुर नगर निगम की सिटी ऑपरेशन सेक्टर द्वारा CCTV के जरिए संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही हेल्पलाइन नंबरों पर आ रही कॉल्स का जवाब देकर लोगों की मदद की जा रही है। नगर निगम के मुख्य अग्निशम एवं आपदा प्रबंध अधिकारी तुषार बरहाटे ने जानकारी दी है कि अब तक जल प्रभाव को लेकर करीब 40 से 50 कॉल आ चुके हैं। बारिश के कारण अब तक 5 से 7 पेड़ गिर चुके हैं और कुछ जगहों से लोगों के फंसे होने की भी सूचना मिली है। ऐसे इलाकों में तुरंत राहत और बचाव कार्य अभियान शुरू कर दिए गए हैं।
नगर पुलानंतर आता नागपुरातील मनीष नगर चालू आहे बस मॅडम टायमिंग नंतर चालू आता 9 मॅडम कशी आठवत 350 आपका 877 966 हाँ जी बोलिए ठीक प्रमोद एड्रेस बताइए ओम शांति नगर एड्रेस बोलिए ना फोन नंबर बोलिए कोणता तुम्ही एक्झॅक्ट मेगा नुकानो का एक्झॅक्ट ऍड्रेस सांगा सरदार आहे बर्थडे आहे धनतोली आहे सांगा ना हे अग्नि का कॉल सुरू आहे ना हाँ ठीक है नहीं अग्नि का कोई कॉल नहीं क्या बोले अग्नि एनआईटी कंपनी का कॉल आएगा नहीं मार्केट आदर्श नगर वाला हेलो हाँ बोला गंजीपेट गेली ना कुठं हाँ फोन होता सर हाँ हाँ तो आपकी गाड़ी गई है ना सीधा आदर्श नगरला गाड़ी है ना आपकी हाँ रूट डाइवर्शन है तो कुछ बसेस मॉर्निंग में कुछ ट्रिप वगैरह कैंसिल हुए हैं क्या क्लास अभी तक हुई नहीं ना क्योंकि
कि अभी है ना वहाँ पे 131 नंबर की वगैरह जो गाड़ी है, पानी है सर, शायद ठीक है सर। अब वक्त तो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।